बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साउंड एंड स्ट्रेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट सीखेंगे। इसको ASTM C88 की मदद से करते हैं। ये टेस्ट से हम एग्रीगेट का जो ड्यूरेबिलिटी है वो चेक करते हैं। अगर हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसमें एग्रीगेट जो है कंटिन्यूस जो है ना फ्रीजिंग थॉइंग साइकिल्स, उसके बाद वेटिंग ड्राइंग और टेम्परेचर चेंज का सामना करते हैं, तो इस सूरत में एग्रीगेट जो है ना वो कितना वेदर हो जाता है ये हम इस टेस्ट में मालूम करते हैं। इस टेस्ट में हम सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें हम एग्रीगेट को डिप करते हैं 16 से लेकर 18 घंटे तक, और इसके 5 साइकिल्स होते हैं। यानी एक साइकिल जब कंप्लीट होता है एग्रीगेट को सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट में डिप करने के बाद 16 से लेकर 18 घंटे तक इसको सोल्यूशन में रखते हैं। फिर इसको सोल्यूशन को ड्रेन करते हैं 15 मिनट के लिए। ड्रेन करने के बाद दोबारा हम ओवन में रखते हैं और ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम इसको दोबारा हम सोल्यूशन में डिप करते हैं। ये एक साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक, इसी तरह हम 5 साइकिल करते हैं एग्रीगेट के लिए। ठीक है, इसमें जो ऑपरेटर्स हमें ज़रूरत पड़ते हैं वो है सीव्स हैं। सीव्स में हमारे पास फाइन एग्रीगेट की अलग सीव्स होती हैं और कोर्स एग्रीगेट की अलग सीव्स होती हैं। ये देख सकते हैं आप, फाइन एग्रीगेट की मैंने यहाँ पे सीव्स लिखा है। सीव नंबर 100 है, 50 है, उसके बाद 30 है, सीव नंबर 16 है, सीव नंबर 8 है, सीव नंबर 4 mm और 4.75 mm की सीप होती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कोर्स एग्रीगेट की जो सीप ज़रूरत पड़ती है वो 8 mm की सीप होती है, 9.5 mm की सीप होती है, और 12.5 mm की सीप 16 mm की सीप होती है। उसके बाद 19.0 mm की सीप होती है, 25 mm की सीप होती है, 31.5 mm की सीप होती है, 37.5 mm की और 50 mm की सीप होती है, और 63 mm की भी सिर्फ इस्तेमाल होती है इसमें कोर्स एग्रीगेट के लिए। ठीक है, बाकी हम इसमें एक विंग बैलेंस का इस्तेमाल होता है, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं। उसके बाद रबर ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है, और गिलास ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है, सैम्पलिंग ट्रे होता है, बेरियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट क्या कहते हैं, द साउंडनेस ऑफ द एग्रीगेट इज टू रेजिस्टेंस टू वेदरिंग सच एज ए फ्रीजिंग, thaw cycle, wetting, drying and temperature change without significant disintegration. A sound aggregate is durable. जो एग्रीगेट साउंड एग्रीगेट होता है वो ड्यूरेबल होता है, यानी वो वेदर नहीं होता है आसानी से। ठीक है, तो ये टेस्ट में हम यही मालूम करते हैं कि एग्रीगेट कितना वेदर होता है इस कंडीशंस के अंदर। ठीक है, और अगला स्टेप जो है हमारा वो स्टेप होता है वो हमें सोल्यूशन तैयार करना होता है सोडियम सल्फेट का और मैग्नीशियम सल्फेट का। ठीक है, प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट बाय डिसॉल्विंग USP और इक्वल ग्रेड ऑफ सॉल्ट इन वाटर एट टेम्परेचर ऑफ 77 to 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने इसका एक सोल्यूशन तैयार करना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करना है। ठीक है, एड सफिशिएंट सॉल्ट ऑफ आइदर द एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, या तो हम एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं, या क्रिस्टलाइन सोडियम सल्फेट, यानी इसमें मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल्स जो है ना वाटर के भी होते हैं, जो इसको क्रिस्टलाइन सोडियम सल्फेट कहते हैं। Ensure not only saturation but also the presence of excess crystals when the solution is ready for use in the test. Thoroughly stir the mixture during the addition of the salt and stir the solution at equal interval until used. यानी हमने सोल्यूशन तैयार करते वक्त हमने सॉल्ट को कम कम करके डालना और उसको स्टेयर करना कंटिन्यू, और उसके बाद जो है ना हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे मैंने एक क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर सोल्यूशन के लिए हम सोडियम सल्फेट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 ग्राम ऑफ एनहाइड्रेट सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर डेकाहाइड्रेट इस्तेमाल करें तो 700 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए हमारे पास 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस टेम्परेचर पे हम ये सोल्यूशन तैयार करेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन।
बाकी आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ये टेम्परेचर लाजमी आप मेंटेन करें ये जो सोल्यूशन तैयार करते वक्त, ठीक है। तो ये कहता है कि ऑपरेशन को हम रिड्यूस करने के लिए उस कंटेनर में जो सोल्यूशन हम बनाएंगे उसको हम कवर करेंगे और इसको कंटामिनेशन से भी बचाएंगे। ये ज़रूरी होता है कि उसको कंटामिनेट ना होने दे और सोल्यूशन जो है ना इट्स रहे। अच्छा, अगेन स्टेयर एंड अलाउ द सोल्यूशन टू रिमेन एट डेजिग्नेटेड टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट 48 आवर बिफोर यूज। क्या कहता है कि टेम्परेचर जो है ना हमारा जो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इस सोल्यूशन को प्रिपेयर करके छोड़ देना है 48 आवर के लिए, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करना है। पेयर टू ईच यूज ब्रेक अप द सॉल्ट केक इफ एनी इन कंटेनर। क्या कहता है, अगर कोई सॉल्ट केक बन गया है कंटेनर सोल्यूशन में तो हम उसको तोड़ेंगे। स्टेयर द सोल्यूशन थोड़ी उसको सोल्यूशन को स्टेयर करना है एंड डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोल्यूशन, और हमने सोल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मालूम करना है जो कि हमारे पास 1.151 से कम ना हो और 1.174 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। डिस्कार्ड और डिस्कलर्ड सोल्यूशन और फिल्टर इट एंड चेक फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये तो हो गया मैग्नीशियम सोडियम सल्फेट के लिए। और अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट का अगर सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसके क्या तरीक़ाकार हैं, ये अगली मैं स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन हम यहाँ पे प्रिपेयर किया है। प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट बाय डिसॉल्विंग अ यूएसपी ऑफ इक्वल ग्रेड ऑफ सॉल्ट इन वाटर एट टेम्परेचर ऑफ 77 to 86 डिग्री, यानी 25 से 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड में हम इसका सोल्यूशन तैयार करेंगे। एड सफिशिएंट सॉल्ट either the anhydrous मैग्नीशियम सल्फेट या anhydrous मैग्नीशियम सल्फेट हो और क्रिस्टलाइन मैग्नीशियम सल्फेट, जिसमें 7 मॉलिक्यूल पानी के जिसको हम एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं, या ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इंश्योर सैचुरेशन एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सेस क्रिस्टल्स व्हेन द सॉल्यूशन इज रेडी फॉर यूज इन द टेस्ट। Thoroughly stir the mixture during the addition of the salt and stir the solution at frequent interval until use। यानी हमने सॉल्ट को थोड़ी मिक्स करना है और अच्छी तरीके से उसको हिलाना है ताकि उसमें क्रिस्टल्स ना बन जाए उसके मैग्नीशियम सल्फेट के। टू रिड्यूस द एवापोरेशन एंड प्रिवेंट द कंटामिनेशन कीप द सोल्यूशन कवर्ड एट ऑल टाइम्स व्हेन द एक्सेस इज नॉट नीडेड। यानी हमने सोल्यूशन को कंटामिनेशन से और एवापोरेशन से बचाने के लिए उसको कवर करके रखना है, उसके ऊपर ढकना रखना है। अलाउ द सोल्यूशन टू कूल 70 डिग्री प्लस माइनस 20 यानी 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने उसको कूल होने के लिए रख देना है। अगेन स्टेयर एंड अलाउ द सोल्यूशन टू रिमेन एट द डिजिग्नेटेड टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट 48 आवर बिफोर यूज। यानी हमने इसको दोबारा जो है ना सोल्यूशन जब तैयार होगा तो 48 आवर के लिए रखना है, उसके बाद हमने यूज़ करना है। पेयर टू ईच यूज़ ब्रेक अप द सॉल्ट केक। दोबारा हमने देखना है अगर वहाँ पे कोई सॉल्ट केक्स बन गए हैं, उसकी क्रिस्टल्स बन गई हैं, उसको हमने तोड़ना है, उसको दोबारा मिक्स करना है, फिर यूज़ करना है। फिर हमने उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मैग्नीशियम सल्फेट के लिए 1.295 से कम ना हो और 1.308 से ज़्यादा ना हो। अगर इनके दरमियान आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ये बिल्कुल ओके है सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए है फॉर द सोल्यूशन 350 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट और 1230 ग्राम ऑफ heptahydrate per liter of water are sufficient for the saturation at 73.4 degree Fahrenheit 23 degree centigrade। क्या कहता है ये, हम अगर एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल करते हैं तो 350 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट पर लीटर हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम हेप्टाहाइड्रेट यानी जिसमें 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के मैग्नीशियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ, जिसको एप्सम सॉल्ट कहते हैं, अगर ये मौजूद है हमारे पास तो 1230 ग्राम हम एनहाइड्रस हेप्टाहाइड्रेट मैग्नीशियम सल्फेट पर लीटर हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये सब सोल्यूशन प्रिपेयर होगा तो हम 48 आवर के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं।
एक और चीज़ है हमारे पास जो रिक्वायर्ड होता है वो है बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, यानी 5% हमारे पास बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन चाहिए होता है, जो हमें वॉशिंग की ज़रूरत टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी 100 ml के अंदर 5 ग्राम अगर बेरियम क्लोराइड हम इसमें शामिल करते हैं तो हमारे पास बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन प्रिपेयर होता है, और ये जो वॉशिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद अगली स्लाइड में हम देखेंगे सिंपल फाइन एग्रीगेट के लिए हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। हम इस केस में हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो कोर्स एग्रीगेट के लिए करेंगे, लेकिन मैं आपको ये समझाऊंगा कि फाइन एग्रीगेट का भी साउंडनेस टेस्ट होता है। ठीक है, फाइन एग्रीगेट फॉर द टेस्ट शैल बी पास थ्रू द 9.5 mm 3/8 inch sieve. The sample shall be of such size that it will yield not less than 100 gram of each of the following size. ये कहता है कि हमारे पास जो फाइन एग्रीगेट है वो सबसे पहले 3/8 सीव्स से उससे पास करेंगे। पास करने के बाद हमारे पास ये जो पासिंग सीव्स हैं अब ये देख सकते हैं, और ये रिटेन सीव है। ठीक है, इसका जो प्रोपोर्शन है वो, यानी इसका एक का पास दूसरे का रिटेन, वो 100 ग्राम से कम ना हो, उससे ज़्यादा हो, हमने उससे ज़्यादा लेना है। ठीक है, ये पासिंग सीव्स हैं, ये रिटेन सीव है। सीव नंबर 30 का जो पास और सीव नंबर 50 का रिटेन ये हमने लेना है। सीव नंबर 16 का पास और सीव नंबर 30 का रिटेन हमने लेना है। सीव नंबर 8 का पास और सीव नंबर 16 का हमने रिटेन लेना है। और सीव नंबर 4 का पास और सीव नंबर 8 का रिटेन हमने लेना है। 3/8 का पास और 4.75 mm का रिटेन हमने लेने के बाद इसकी फाइन एग्रीगेट की हम साउंडनेस टेस्ट कर सकते हैं। यानी इसका जो वेट है ना 100 ग्राम से कम ना हो, ये याद रखना आपने। 100 ग्राम से बेशक ज़्यादा हो लेकिन कम ना हो। इसका एक पासिंग दूसरा रिटेन 100 ग्राम से ऊपर हो, बेशक जितना भी हो, जितना हम निकालते हैं 120 ग्राम 130 ग्राम 150 ग्राम जो भी है, लेने के बाद फिर हम उसको अलग बोल्स में रख के इसका भी हम साउंडनेस टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट किया है वो है इसकी कोर्स एग्रीगेट के लिए जो सीव्स इस्तेमाल होती हैं इमर्जन के बाद, यानी सोल्यूशन से हमने निकालने के बाद जो साइकिल हमारे कंप्लीट हुए उसके बाद हम यहाँ पे सीव्स लगाते हैं। वो सीव्स जो है लोगों को नहीं पता होता कौन से सीव्स लगाने होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नंबर साइज ऑफ द एग्रीगेट सिर्फ यूज फॉर द डिटरमिनेशन लॉस। ठीक है, अगर हमारे पास एग्रीगेट का साइज 63 mm से लेकर 37.5 mm के दरमियान है तो हम लॉस मालूम करने के लिए 31.5 mm की सीप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर हमारा एग्रीगेट 37.5 mm से लेकर 19 mm के दरमियान है तो हम 16 mm का जो है ना सीप इस्तेमाल करेंगे लॉस मालूम करने के लिए। उसके बाद अगर हमारा एग्रीगेट का साइज 19 mm से लेकर 9.5 mm का है तो हम साउंडनेस लॉस मालूम करने के लिए जो सीप लगाएंगे वो 8 mm का सीप होगा। ठीक है, और अगर हमारा एग्रीगेट का साइज 9.5 mm से लेकर 4.75 mm तक है तो हम जो लॉस मालूम करने के लिए जो सीप लगाएंगे वो 4 mm यानी सीप नंबर 5 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, कोर्स एग्रीगेट फॉर द टेस्ट शेल कंसिस्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द साइज फाइनर देन सीप नंबर 4 हैव बीन रिमूव्ड। क्या कहता है, सीप नंबर 4 से जो भी अगर कोर्स के लिए हम टेस्ट कर रहे होते हैं कोर्स एग्रीगेट के लिए, सीप नंबर 4 का जो भी पासिंग है उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, the sample shall be such a size that it will yield the following amount of the indicated size that available in amount of 5% or more। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट के लिए एक जो यहाँ पे पासिंग मैंने एक लिया हुआ है, उसका लेने के बाद इसके यहाँ पे स्पेसिफाइड जो वेट्स हैं वो लेने हैं, वो हमने यहाँ पे नोट किया। ये इसको आप ज़रूर नोट करें और ये आप इसी टेबल के मुताबिक आपने वेट्स लेना है। ठीक है, 9.5 mm to 4.75 mm 300 ग्राम प्लस माइनस 5 ग्राम, 19 mm से लेकर 9.5 mm का जो है वो 1000 ग्राम प्लस माइनस 10 ग्राम लेना है हमने। 12.5 mm से लेकर 9.5 mm ये हमने लेना है 330 ग्राम प्लस माइनस 5 ग्राम है। उसके बाद 19.0 mm से लेकर 12.5 mm 670 ग्राम प्लस माइनस 10 ग्राम है।
उसके बाद 37.5 mm से लेकर 19 mm तक अगर हमारे पास एग्रीगेट है वो 1500 ग्राम प्लस माइनस 50 ग्राम हमने लेना है, ठीक है। बाकी ये हमारे पास 25 mm से लेकर 19 mm तक हो तो हम 500 ग्राम प्लस माइनस 30 ग्राम ले सकते हैं। इसके बाद जितना हमारे पास ये कोर्सर सीव्स हैं उसके लिए हमारे पास ये वर्ड्स दिए हुए हैं। तो इस केस में मैंने यहाँ पे मैक्सिमम साइज वो 22 इंच का लिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसका प्रोसीजर समझते हैं इस स्लाइड के अंदर। Storage of the sample in solution. Immerse the sample in prepared solution of sodium sulfate or magnesium sulfate for not less than 16 hours, not more than 18 hours, in such a manner that the solution covers them to depth of at least a half inch. क्या कहता है? ये कहता है हमने सैंपल को जो है ना जो सोल्यूशन है सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें मिनिमम जो है ना 16 आवर और मैक्सिमम 18 आवर इसको रखना है। यानी इसका जो सोल्यूशन के ऊपर जो सैंपल के ऊपर जो सोल्यूशन है वो हाफ इंच ऊपर होना चाहिए और कवर द कंटेनर टू रिड्यूस द एवापोरेशन एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल एडिशन ऑफ द एक्सट्रानियस सब्सटेंसेस। हमने क्या करना है, कंटेनर को कवर रखना है और उसको कंटेमिनेशन से भी बचाना है और एवापोरेशन से भी बचाना है, ठीक है। मेंटेन द सैंपल इमर्जेंट इन अ सॉल्यूशन एट टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी हमने उसका सैंपल जहाँ पे रखा हुआ है इसको जो टेम्परेचर है वो लेबोरेटरी का टेम्परेचर वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। और उसके बाद क्या कहता है, फिर हमने ये इमर्जन के बाद हमने उसको निकालना है ड्राइंग, हमने सैंपल को ड्राई करना आफ्टर द इमर्जन पीरियड रिमूव द एग्रीगेट सैंपल फ्रॉम द सोल्यूशन परमिट टू ड्रेन फॉर 15 मिनट प्लस माइनस 5 मिनट्स। क्या कहता है, हमने इमर्जन के बाद जो है ना सैंपल को 15 मिनट के लिए ड्रेन होने के लिए रखना है एंड प्लेस इट ड्राइंग ओवन, फिर उसको दोबारा हमने ओवन में रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल हमारे पास जो इस्तेमाल होते हैं वो 5 नंबर ऑफ साइकिल्स हैं। यानी हमने हर साइकिल में 16 आवर्स जो है ना उसको इमर्स करना है और 18 आवर्स से ज़्यादा ना हो, 16 आवर्स से कम ना हो इमर्जन, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनल साइकिल एंड आफ्टर द सैंपल हैज़ कूल्ड wash the sample free from sodium sulfate or magnesium sulfate as determined by the reaction of the wash water with barium chloride, ठीक है। जब हमारा पास साइकिल कंप्लीट होते हैं तो हमने सैंपल को अच्छी तरीके से वॉश करना है बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन से। और कहता है कि इसका जो टेम्परेचर हो ना वो हमारे पास होना चाहिए 43.6 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 6 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू द सैंपल इट इन देयर कंटेनर। यानी हमारे पास जो पानी का जो टेम्परेचर हो वो 43.6 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। उस पानी से हमने सैंपल को वॉश करना है। या हमने नीचे एक टैंक होती है उससे नीचे से हम पानी उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो एब्रेशन पानी का जो प्रेशर की वजह से वो एब्रेजन की वजह से उसमें ज़्यादा जो है ना वो वेदर ना हो, यानी उसमें इंटीग्रेशन ना हो सैंपल का, ठीक है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बॉटम से इंट्रोड्यूस करते हैं हॉट वाटर, ठीक है। अगला हमारा जो आखिरी जो स्टेप है वो इसकी कैलकुलेशन है, ये मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने ग्रेडेशन किया हुआ, आप देख सकते हैं पासिंग सीव्स हैं, ये हमारे पास रिटेन सीव्स हैं। आप देख सकते हैं मैंने 2.5 इंच का जो पास 1.5 का रिटेन हमारे पास इसमें ओरिजिनल ग्रेडेशन में 10% उसका रिटेन आया था, वो हमने 5000 ग्राम लिया है, ठीक है। उसके बाद 1.5 इंच का पास 3/4 इंच का और रिटेन हमने ओरिजिनल जो ग्रेडेशन में है वो 20% है और हमारे पास जो वेट है इसका 1500 ग्राम लिया है, ठीक है। उसके बाद 3/4 इंच का पास 3/8 इंच का रिटेन जो है ना वो 12% है रिटेन और ओरिजिनल ग्रेडेशन और इसका हमने वेट लिया है 1000 ग्राम, ठीक है। उसके बाद 3/8 का पास 4 इंच का रिटेन 4 का रिटेन हमने लिया है 290 ग्राम। ये लेने के बाद हमने वेट ऑफ एग्रीगेट आफ्टर टेस्ट यानी ये लिया है, इसको अलग बोल्स में इसको 5000 ग्राम सैंपल को हमने अलग बोल में डाला और उसको सोल्यूशन में डिप किया। इसके 5 साइकिल्स यानी 1 से 7 इसके 5 सैंपल साइकिल्स हमने
कंप्लीट किए। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद जो वेट ऑफ एग्रीगेट आफ्टर टेस्ट है वो यहाँ पे मैंने लिखा है। इसका जो है ना फर्स्ट जो 2.5 इंच का पास, 1.5 इंच का रिटेन जो है ना हमारे पास ये 4860 ग्राम हमारे पास वेट आया है। आफ्टर वॉशिंग के बाद, साइकिल कंप्लीट होने के बाद, 5 साइकिल कंप्लीट के बाद ये वेट आया। ठीक है, इन तमाम चीज़ का ये मैंने वेट लिखा है टेस्ट के बाद। ठीक है, उसके बाद हमने लॉस इन ग्राम सामने लिया है। इसका ये 140 ग्राम आया है और इसका जो है ना परसेंट लॉस हम मालूम करते हैं। परसेंट लॉस मालूम करने के लिए ये करते हैं कि इसका 2.8 जो परसेंट है, इसका हमारा 140 ग्राम का जो परसेंटेज निकला वो लॉस परसेंट 2.8% आया। ठीक है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 140 डिवाइड बाई 5000 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो परसेंट ऑफ लॉस आ जाएगा। ठीक है, जो कि 2.8% है। इसी तरह इसका भी हमारे पास 50 ग्राम आया, 50 डिवाइड बाई 1500 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो हमारे पास परसेंट ऑफ लॉस आया जो कि 3.33% है। ठीक है, फिर हमने इसका भी नोट किया, इसको हमने क्या किया, इससे माइनस किया तो हमारे पास 25 ग्राम आया है। 25 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 ये टोटल ये वेट है, मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो हमारे पास परसेंट ऑफ लॉस आया 2.5%। ठीक है, इसी तरह 290 ग्राम ये हमारे पास वेट ऑफ एग्रीगेट आफ्टर टेस्ट आया था। हमने इसको इससे माइनस करना है। ठीक है, ये माइनस करने के बाद जो हमारे पास लॉस वेट इन ग्राम में आया है वो 10 ग्राम है। 10 डिवाइड बाई 290 ग्राम और ये 290 ग्राम आया है तो इसका मतलब ये है, सॉरी ये यहाँ पे 290 लिखा हुआ है, ये होना चाहिए 280। ठीक है, 290 यहाँ पे 10 ग्राम आया है तो ये वेट हमारे पास 10 डिवाइडेड 290 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये वे परसेंट ऑफ लॉस ये आएगा 3.33। ठीक है, फिर हमने एक्चुअल लॉस निकालना है। एक्चुअल लॉस निकालने के लिए क्या करना है, हमने ये जो परसेंट ऑफ लॉस है इसको मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे। 10 मतलब ये जो परसेंटेज है, रिटेन परसेंटेज है ओरिजिनल ग्रेडेशन में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल लॉस आएगा। ठीक है, ये तमाम फार्मूले मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको ज़रूर नोट करें। नोट करने के बाद इन तमाम का जो सम लेंगे ये आपका टोटल लॉस आएगा। ठीक है, हमने ये देखना है कि अगर सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल किया हमने तो इसका मैक्सिमम लॉस वो 12% होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हमने मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल किया है तो मैक्सिमम इसका लॉस है वो 18% होना चाहिए। तो दोस्तों हमने तमाम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और तमाम जो इसका जो प्रोसीजर है और जो कैलकुलेशन में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो तमाम चीज़ें मैंने आपको समझाया। अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट तक मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा या इसी कमेंट्स में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आपको ये कंटेंट चाहिए तो आप मुझे ईमेल एड्रेस कमेंट में बताएं तो मैं आपको ईमेल भी करूंगा इसका जो टेस्टिंग है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।